गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन पढ़ रहे थे कि पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रिया किस प्रकार से संबंधित होती है। पादप जो होते हैं वो पोषक तत्वों को 4 चरणों के अंतर्गत अधिग्रहित करते हैं। पहले चरण और दूसरे चरण की अपन ने बात की थी। पहले चरण के अंदर क्या होता है कि मृदा ठोस के रूप में जो पोषक तत्व होते हैं वो पहले मृदा विलयन में आ जाते हैं, अर्थात मृदा विलयन तैयार हो जाता है पहली प्रोसेस में। दूसरी प्रोसेस में अपन ने ये पढ़ा था करता मृदा विलयन में जो उपस्थित आयन होते हैं वो किस प्रकार से जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है उसके पृष्ठ तक पहुंचते हैं। उसमें अपन ने 3 विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। 3 प्रकार की विधियों के द्वारा ये प्रोसेस होती है। पहली विधि थी जल अवरोधन, दूसरी विधि थी संहति प्रवाह। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। उसकी तीसरी विधि के बारे में अपने को बात करना है जिसका नाम है विसरण। अर्थात अपना जो टॉपिक है आज का वो रहेगा विसरण, और ये है मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ तक आयनों के स्थानांतरण में। दूसरे चरण की अपन बात कर रहे थे मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण। और ये स्थानांतरण की अपन ने 2 विधियां पढ़ ली थी। पहली जो विधि थी उसके बारे में मैं यहाँ नोट करूँ तो उसका नाम है जड़ अवरोधन। दूसरी संहति प्रवाह। जड़ अवरोधन के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। दूसरी विधि है संहति प्रवाह, उसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। तीसरी विधि आज है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है वो है विसरण। देखो बच्चों, विसरण क्या होता है। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलयन में उपस्थित जो विलेय के कण होते हैं वो विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने लग जाते हैं। विसरण की प्रक्रिया के अंदर विलेय के जो कण होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने लग जाते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति आपके पोषक तत्वों के स्थानांतरण के दौरान होती है। देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा कि पहली अवस्था के अंदर जो ठोस कण होते हैं वो मृदा विलयन में आ जाते हैं। अब मृदा विलयन में उपस्थित जो आयंस होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है वो जड़ों के पृष्ठों की तुलना में मृदा विलयन में ज़्यादा होती है। इसलिए वो स्वतः ही मृदा विलयन से गति करते हुए जड़ों के पृष्ठों तक पहुंच जाते हैं, और ये जो क्रिया होती है वो कहलाती है विसरण। विसरण की जो क्रिया होती है बच्चों वो तब तक चलती रहती है जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाता है। साम्य स्थापित होने का मतलब है कि जड़ों के पृष्ठों के ऊपर उपस्थित जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता मृदा विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता के बराबर ना हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो सबसे पहले अपन विसरण के बारे में बात करते हैं। विसरण कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चों? विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें आयंस, या जिसे अपन बोल सकते हैं विलेय के कण अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आयन या विलेय के जो कण होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। देखो बच्चों, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं वो विसरण गति के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करने लग जाते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ की ओर स्थानांतरण के अंदर। तो देखो बच्चों, मृदा विलयन में
आयनों की सांद्रता जड़ पृष्ठ से अधिक होती है, अधिक होती है, अतः मृदा विलयन से आयन जड़ पृष्ठ की तरफ गति करने लग जाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? ये जड़ पृष्ठ की ओर गति करने लग जाते हैं। मृदा विलयन में आयनों की सांद्रता जड़ पृष्ठ से अधिक होती है, अतः मृदा विलयन से जो आयन होते हैं वो जड़ पृष्ठ की ओर गति करने लग जाते हैं। यह गति तब तक चलती है जब तक गतिक साम्य स्थापित नहीं हो जाता है। जब तक गतिक साम्य स्थापित नहीं हो जाता है तब तक ये गति लगातार चलती रहती है, और जब दोनों जगहों पर आयनों की सांद्रता समान हो जाती है तो उसके बाद ये स्थिति रुक जाती है। तो ये तीन विधियां हो गई है अपने मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ तक आयनों के स्थानांतरण की। तीन विधियों में से किसी एक विधि से स्थानांतरण हो सकता है। अब बच्चों अपन बात करते हैं अगले चरण की। तो देखो बच्चों, अगला जो चरण है पोषक तत्वों के स्थानांतरण का या अधिग्रहण का, वो है जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश। जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश किस प्रकार से होता है ये अपन लोगों को देखना है। जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश, जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपने को देखना है। और इसके बारे में हम बात करें तो यह जो प्रक्रिया होती है वो दो क्रियाविधियों के माध्यम से होती है। अर्थात जड़ों के अंदर आयनों का जो प्रवेश होता है वो दो क्रियाविधियों से होता है। ये दो क्रिया विधियों से होता है। अब ये दो क्रिया विधियों में कौन सी है? पहला है बच्चों निष्क्रिय अवशोषण और दूसरा है सक्रिय अवशोषण। पहली जो क्रिया विधि है उसको अपन बोलते हैं निष्क्रिय अवशोषण और दूसरी विधि है उसको बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। सबसे पहले अपन को यहाँ बात करनी है निष्क्रिय अवशोषण के बारे में। तो निष्क्रिय अवशोषण क्या होता है इसके बारे में अपन बात करें तो देखो बच्चों, यह जड़ पृष्ठ के ऊपर जो आयन्स होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं, उसके बाद जड़ के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने की ये विधि है पहली, जिसको निष्क्रिय अवशोषण बोलते हैं। निष्क्रिय अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इस प्रक्रिया के लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो खर्च नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, जड़ों के जो सेल्यूलोज होते हैं वो स्पंजी तंतु की तरह व्यवहार करते हैं और वो जड़ों के पृष्ठों पर उपस्थित जो आयन होते हैं उन आयनों को अधिशोषित कर लेते हैं। ये प्रक्रिया विसरण के समान होती है, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आयनों का स्थानांतरण हो जाता है। जड़ों के अंदर की तरफ आयन कम मात्रा में होते हैं, इसलिए जड़ों के पृष्ठों से जो आयन होते हैं वो विसरण विधि के माध्यम से जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ अपने को सबसे पहले नोट करना है कि इस प्रक्रिया में उपापचयी
उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ऊर्जा इसमें खर्च नहीं होती है, अर्थात इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ऊर्जा खर्च नहीं होती है, उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता इस विधि के अंदर नहीं होती है। इस विधि में क्या होता है कि जड़ों के अंदर उपस्थित जो सेल्यूलोज तंतु होते हैं वो स्पंजी तंतु की तरह व्यवहार करते हैं, स्पंज की तरह वो व्यवहार करने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में जड़ों में उपस्थित सेल्यूलोज तंतु स्पंज की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ये क्या करते हैं? स्पंज की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जड़ों में उपस्थित सेल्यूलोज तंतु स्पंज की तरह व्यवहार करते हैं और विसरण विधि की तरह ही जो आयन होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं। इसमें विसरण विधि के समान आयन जड़ पृष्ठ से जड़ों के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। जड़ पृष्ठ से जड़ों के अंदर जो आयन होते हैं वो प्रवेश करने लग जाते हैं। कब? जब ये उच्च सांद्रता जड़ों के पृष्ठों की तरफ ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और जो आयन होते हैं वो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं जड़ों के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर जो आयन्स होते हैं वो लगातार क्या करने लग जाते हैं? अंदर की तरफ प्रवेश करने लग जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो स्थानांतरण होता है ये स्थानांतरण बिना किसी ऊर्जा व्यय के होता है और इसकी जो सांद्रता प्रवणता होती है वो भी बिना किसी अवरोध के संपूर्ण हो जाती है, बिना किसी ऊर्जा के ये कार्य संपादित होता है। वर्तमान आधुनिक विचारधारा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आयनों का जो जड़ों के अंदर प्रवेश होता है ये प्रवेश प्रेरक बल विद्युत रासायनिक विभव के कारण होता है। इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। खर्च नहीं होने के कारण ये माना जाता है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार ये माने जाने लगा है कि जो आयन होते हैं वो जड़ों के पृष्ठ से जड़ों के अंदर जो प्रवेश करते हैं ये प्रवेश प्रेरक बल विद्युत रासायनिक विभव के कारण होता है। अर्थात अपन यहाँ नोट कर सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार आधुनिक विचारधारा के अनुसार ये आयन जड़ों में प्रवेश प्रेरक बल विद्युत रासायनिक विभव के कारण करते हैं। अर्थात आधुनिक विचारधारा ये कहती है कि ये आयन जड़ों के अंदर जो प्रवेश करते हैं ये प्रवेश प्रेरक बल विद्युत रासायनिक विभव के कारण होता है। आधुनिक विचारधारा ये कहती है
कि ये जो आयन होते हैं वो पृष्ठों से जड़ की पृष्ठ से जड़ के अंदर जो प्रवेश करते हैं, ये प्रवेश प्रेरक बल विद्युत रासायनिक विभव के कारण करते हैं। अब बच्चों ये विभव उत्पन्न क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित जो कोशिका द्रव्य होता है वो ऋण आवेशित होता है और मृदा विलयन जो होता है वो उदासीन होता है। अर्थात जड़ों का जो बाहरी भाग मृदा विलयन के संपर्क में है वो उदासीन होता है, जबकि कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित जो कोशिका द्रव्य है वो ऋणावेशित होता है। दोनों में आवेश में अंतर होने के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको संतुलित करने के लिए जो आयन्स होते हैं वो जड़ों के पृष्ठ से जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा ही माना जाता है। एक बार और समझिएगा, ऐसा माना जाता है कि जो मृदा विलयन होता है वो उदासीन होता है, जबकि कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य जो होता है वो ऋणावेशित होता है। दोनों के मध्य में जो आवेशों के अंदर अंतर होता है, उस अंतर को पूरा करने के लिए जो आयन होते हैं वो जड़ों के पृष्ठों से जड़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसी के कारण जो जड़ हैं वो उसके पृष्ठ से जड़ों के अंदर आयन स्थानांतरित हो जाते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि कोशिका झिल्ली में उपस्थित कोशिका द्रव्य ऋणावेशित होता है, जबकि कोशिका द्रव्य ऋणावेशित होता है जबकि मृदा विलयन उदासीन होता है। आवेश के इस अंतर के कारण आयन मृदा विलयन से जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी सिद्धांत के कारण जो आयन्स होते हैं वो जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन इससे आगे का जो टॉपिक है सक्रिय अवशोषण, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।